अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। इस वक़्त जब मैं बोल रहा हूँ तो पाकिस्तान में 24 मई 2024 की सुबह आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में 11 बजे से आगे का वक़्त है। तकरीबन साढ़े 11 जो है इस वक़्त पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में बज चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में आज़ाद कश्मीर में एक बहुत ही बदनसीब वाक़या हुआ, बहुत ही बदकिस्मती से, जहाँ पाकिस्तान रेंजर्स ने आज़ाद कश्मीर के कैपिटल सिटी मुज़फ़्फ़राबाद के गिरदो-नवा में 2 मुकामात के ऊपर बताया जाता है कि मुज़ाहिरीन के ऊपर फायरिंग की, जिसके नतीजे में सरकारी एदाद-ओ-शुमार और हैंडआउट जो इश्यू किया गया है, उसमें कहा गया है कि 3 मुज़ाहिरीन जो हैं, उनकी मौके पे डेथ हो गई और 6 ज़ख्मी हुए। ताहम जो प्राइवेट सोर्सेज़ हैं, वो कहते हैं कि 4 से 5 मुज़ाहिरीन जो हैं, उनकी मौके के ऊपर डेथ हुई और दर्जनों लोग जो हैं, वो ज़ख्मी हुए, जिनमें से बहुत से लोग क्रिटिकल हैं। इस वाक़ये के बाद आज़ाद कश्मीर की सूरत-ए-हाल जो है, वो बहुत ही उसने एक गैर मामूली सूरत-ए-हाल इख्तियार कर ली है। आज़ाद कश्मीर में वहाँ की जो सिचुएशन है, बहुत क्रिटिकल हो चुकी है। अब से 72 घंटे पहले जुम्मे के दिन अगर कोई कहता कि आज़ाद कश्मीर की सूरत-ए-हाल इतनी तेज़ी से ख़राब हो जाएगी कि आज़ाद कश्मीर के और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के बारे में सवाल उठने लग जाएँगे, तो लोग उसको अहमक समझते, पागल समझते। लेकिन जितनी तेज़ी से आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब हुए हैं, उसके नतीजे में बहुत से ज़हनों में बहुत से मुश्किल सवालात जो है वो खड़े हो गए। जब मैंने 14 घंटे पहले एक वीलॉग किया था, उससे पहले भी आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने आज़ाद कश्मीर से और आज़ाद कश्मीर के बाहर से, जो कश्मीर के मुबस्सिरीन हैं, जो कश्मीर की सूरत-ए-हाल पे नज़र रखते हैं, उन्होंने दबे अल्फ़ाज़ में बहुत ही परेशानी में मुझसे इस ख़दशे का इज़हार किया कि उन्हें लगता है कि आज़ाद कश्मीर की सूरत-ए-हाल को जानबूझ के ख़राब किया जा रहा है और आज़ाद कश्मीर को किसी लार्जर स्ट्रैटेजिक गोल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और उन्होंने इस ख़दशे का भी इज़हार किया कि आज़ाद कश्मीर की सूरत-ए-हाल को ठीक नहीं होने दिया जाएगा। ये वही चीज़ है, ये वही ख़दशात हैं जिनको मैंने अपने पिछले वीलॉग में 14 घंटे पहले जो मैंने वीलॉग किया, जिसका उन्वान ये था, विल खान राइट टू जनरल आसिम मुनीर। उसमें मैंने कहा था कि मैं आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को खौफ़ है, ख़दशात हैं, कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ हैं और इसको मैंने कॉन्स्पिरेसी थियरी ही कहा था उस स्टेज के ऊपर। लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ ये कह रहे थे कि उन्हें शक है कि हालात को ठीक नहीं होने दिया जाएगा। मुझे ये लगता था कि नहीं, ये ख़ामख़ा शक कर रहे हैं और जब हुकूमत पाकिस्तान एक पैकेज अपना दे देगी, जो कि मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी की जो हुकूमत है, उन्होंने बहुत ही जल्दी में बहुत दुरुस्त उन्होंने एक फ़ैसला किया, बड़ा उस एक उन्होंने सही फ़ैसला किया, जब उन्होंने 23 अरब रुपए का एक पैकेज फ़ौरी तौर पर रिलीफ़ के तौर पे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के लिए उन्होंने दिया। मुझे बहुत उम्मीद थी कि इसके बाद, और बहुत लोगों को उम्मीद थी कि इसके बाद मुज़ाहिरीन भी डिस्पर्स कर जाएँगे और हालात जो है वो बहुत तेज़ी से बेहतरी की तरफ चले जाएँगे। रेंजर्स का जो ये वाक़या हुआ है, ये बहुत अजीबो-गरीब किस्म का वाक़या है और इसने सूरत-ए-हाल को बहुत ज़्यादा पेचीदा कर दिया है और बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है। रेंजर्स को क्यों गोली चलानी पड़ गई? रेंजर्स के साथ ऐसी क्या उनके ऊपर मुसीबत या उफ़्ताद आ गई थी? उनको क्या अपनी ज़िंदगी का ख़तरा था, जिसकी वज़ह से उन्होंने गोली चलाई? ये एक बहुत ही अहम, क्रिटिकल और बड़ा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। उसकी वजह ये है कि मैं कुछ पहले फैक्ट्स आपके साथ शेयर कर लूँ, फिर मैं इस सवाल के ऊपर मज़ीद आता हूँ। देखिए, कहते हैं 2 मकामात के ऊपर रेंजर्स ने फायरिंग की। ये कल शाम मग़रिब के अंदाज़न मग़रिब की वक़्त का है और 7 बजे का आप कह लें कि वाक़या है, अंदाज़न 7 बजे का। अब सूरत-ए-हाल ये है कि इसके 13 घंटे के बाद, सुबह के 8 बजे के बाद, पहला जो पाकिस्तानी अख़बार है, जिसने इसको रिपोर्ट किया है, वो अंग्रेज़ी का अख़बार डॉन है, जहाँ पे इस हवाले से स्टोरी छपी है। और ये स्टोरी को जब पढ़ते हैं तो इसमें एक सरकारी हैंडआउट की, ऐसा लगता है कि ये रेंजर्स ने एक हैंडआउट इश्यू किया है, जिसे अखबार ने मनो-मन जो है पब्लिश कर दिया है और इसमें सिर्फ रेंजर्स का मौक़िफ़ जो है वहाँ पे दिया गया है और इसमें ऐसा लगता है कि रेंजर्स को उनकी ज़िंदगी का बड़ा ख़तरा था और अवाम जो है उन्होंने रेंजर्स की ज़िंदगी इतनी मुश्किल बना दी थी कि रेंजर्स को गोली चलाए बगैर रेंजर्स के पास कोई और जो है हल नहीं था और रेंजर्स अपना रास्ता बनाना चाहते थे। इसमें ये भी दावा किया गया कि ये रेंजर्स जो हैं 19 ट्रकों में, गाड़ियों में मुज़फ़्फ़राबाद से बाहर निकल के पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते थे और मुज़ाहिरीन इनको पाकिस्तान की तरफ जाने नहीं दे रहे थे। जो मुझे प्राइवेटली लोगों से पता चला है कि रेंजर्स के मज़ीद कुमक और ट्रक्स मुज़फ़्फ़राबाद में दाखिल हो रहे थे और दाखिल होने की वजह ये थी कि मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर 50,000 से कहते हैं कि अंदाज़न 1 लाख के करीब मुज़ाहिरीन जो हैं, वो पूरे आज़ाद कश्मीर से जमा हुए हैं। मीरपुर से, कोटली से, रावलाकोट से, बाग से, धीरकोट से, पुंछ के इलाके से और बहुत से इलाकों से यहाँ पे जमा हुए हैं, सेंसा से और इन्होंने यहाँ पे एक मुज़ाहरा करना था और उम्मीद ये थी कि ये अब पीसफुल मुज़ाहरा करेंगे क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने जब एक 23 अरब रुपए का पैकेज दे दिया और बिजली के नर्ख़ में भी बात मान ली गई और आटे की बात भी मान ली गई, तो कोई वजह नहीं थी कि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत-ए-हाल थी।
लेकिन अब एक खतरनाक सूरत हाल डेवलप कर गई है, बिकॉज़ अब ये इस वक़्त जब मैं बोल रहा हूँ, इस वक़्त तवक्को ये है कि मुज़ाहिरीन लाशें भी लोगों ने रखी हुई हैं, मय्यतें भी रखी हुई हैं, उन्होंने दफ़नाई नहीं है, ईदगाह के करीब रखी हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुज़ाहरा होगा। उस पे यहाँ का अब इंतज़ामी ढांचा और रेंजर्स किस तरह से उस पे रिएक्ट करते हैं, एक नाज़ुक सूरत हाल है जिसमें बहुत सियासी तदब्बर की और अक़ल की ज़रूरत है। अच्छा, अब ये जो डॉन की स्टोरी है, इसमें जो मैंने आपको कहा कि बिल्कुल एक सरकारी हैंडआउट की बदबू इसमें से आ रही है और इसमें सिर्फ रेंजर्स को डिफेंड किया गया है। इसमें सूरत हाल को कोई इंडिपेंडेंट इसमें आपको व्यू जो है वो नज़र नहीं मिलता। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, डॉन अखबार की स्टोरी के अलावा अभी तक जब मैंने आखिरी दफ़ा चेक किया, पाकिस्तान के किसी भी बड़े अखबार ने अंग्रेज़ी के जब आप सर्च करते हैं, इसको सिरे से पब्लिश ही नहीं किया। यानी एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो दूसरा बड़ा अखबार है, उसमें कोई खबर नहीं है। द न्यूज़ इंटरनेशनल जो जंग अखबार के साथ मुंसलिक है, जो हर 8-8 घंटे के बाद मई 9 के हवाले से जो कोई एक रिपोर्ट लिखवाई थी केयर टेकर हुकूमत ने या भाई लोगों ने लिखी थी, हर 8-8 10-10 घंटे के बाद उसके हिसाब से वहाँ पर एक स्टोरी छप रही है। लेकिन मुज़फ़्फ़राबाद में फायरिंग चल गई, एक क़यामत-उस-सुग़रा वहाँ पे हो गई है, उसके हवाले से द न्यूज़ अखबार में कोई खबर नहीं है। अगर आप गूगल पे सर्च करें और आज़ाद कश्मीर लिखें या प्रोटेस्ट लिखें, तो आपको इस हवाले से कोई खबर नहीं मिलती, क्योंकि हिंदुस्तान के ज़राए अबलाग़ ख़ासे मज़े ले के इसकी तफ़सीलात जो है वो पब्लिश कर रहे हैं। अब इसमें बुनियादी तौर पे लोग एक सवाल पूछते हैं और वो सवाल बड़ा अहम है। वो सवाल ये है कि रेंजर्स के ऊपर ऐसी क्या मुसीबत आई थी कि रेंजर्स ने यहाँ पर गोली चला दी? क्या रेंजर्स के अफ़सरों को, क्योंकि गोली तो रेंजर्स का सिपाही फ़ैसला नहीं करता, उसके ऊपर कोई भी अफ़सर होता है, अफ़सर फ़ौज के होते हैं। तो रेंजर के जो अफ़सर थे, क्या उनको नहीं पता था कि उनको एक ऐसे इलाके में भेजा गया है, जहाँ इस वक़्त एक सियासी बेचैनी पाई जाती है, जहाँ पर ख़ासे अवामी मुज़ाहरे हो रहे हैं, जहाँ पुलिस और मुज़ाहिरीन के दरमियान में गुज़िश्ता 48 घंटे में बहुत ज़्यादा वॉयलेंस हुई है, तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं। पुलिस ने भी तशद्दुद किया है, लोगों ने भी पुलिस के ऊपर तशद्दुद किया है। लेकिन आफ़रीन है आज़ाद कश्मीर की पुलिस के ऊपर, आफ़रीन है आज़ाद कश्मीर की पुलिस के ऊपर। उन्होंने पुलिसिंग की इज़्ज़त की है। उन्होंने पुलिसिंग के नाम को इज़्ज़त करके दिखाई है पूरे पाकिस्तान को। उन्होंने मार खाई, उनके कपड़े फट गए, वो बेहोश हो गए सड़कों के ऊपर। उनके पास असला था, उन्होंने हवाई फायरिंग की। उन्होंने आज़ाद कश्मीर के निहत्थे मुज़ाहिरीन के ऊपर उन्होंने जवाबी फायरिंग नहीं किया। पुलिस के लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। यहाँ पे टेस्ट जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव टेस्ट, जो लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव टेस्ट है, क्या रेंजर्स का निहत्थे मुज़ाहिरीन पे, जिन्होंने रेंजर्स के ऊपर फायरिंग नहीं की, जिनके पास ऑटोमेटिक वेपन नहीं थे, जिनके इक़दामात के नतीजे में रेंजर्स को ज़िंदगी का खतरा नहीं था, रेंजर्स का इन कश्मीरी मुज़ाहिरीन के ऊपर गोली चलाने का इक़दाम, क्या रेंजर्स की कोई एफ़िशिएंसी शो करता है, उनकी बहादुरी शो करता है या उनकी बुज़दिली शो करता है? नफ़सियाती एतबार से अगर आप इसे देखें और इसको एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो नफ़सियाती एतबार से आपको ये समझ आती है कि रेंजर्स के जिस अफ़सर ने फायर का हुक्म दिया लोगों के ऊपर, वो डरपोक था, बुज़दिल था, डरा हुआ था। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से अगर आपको देखें तो आपको समझ आती है कि वो ना तजर्बाकार था, उसके अंदर कैपेसिटी नहीं थी, उसके अंदर सलाहियत नहीं थी। और जनरल बाजवा खुद पाकिस्तानी सहाफ़ियों के 40-40 के टीम से जत्थों से बात करते हुए फैज़ाबाद के धरने के हवाले से ये कह चुके हुए हैं कि रेंजर्स, पैरामिलिट्रीज़ और फ़ौज जो होती है, उनके अंदर आवाम को, क्राउड की मैनेजमेंट की एबिलिटी नहीं होती। जनरल बाजवा ने ये पब्लिकली कहा है, बहुत से फ़ौज के अफ़सरान ने कई दफ़ा प्राइवेटली इस चीज़ का कहा है कि फ़ौज को बुलाना नहीं चाहिए, इसलिए कि फ़ौज या पैरामिलिट्री जो होते हैं, उनके पास क्राउड मैनेजमेंट की एबिलिटी नहीं होती पुलिस की तरह। पुलिस जो है उसको लाठी चलानी आती है, सोटी चलानी आती है, उसमें ज़्यादा पेशेंस होती है, वो बार-बार क्राउड मैनेजमेंट करती रहती है। और ये हकीकत है कि पाकिस्तान में बहुत ही कम इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे पुलिस ने लोगों के ऊपर गोली चलाई है। फिर ये सवाल उठता है कि रेंजर्स को यहाँ पर किसने बुलाया? एक ऐसी इंतशार वाली बिखरी हुई सियासी सूरत हाल में रेंजर्स को किसने बुलाया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी पाकिस्तान के जो मखसूस हालात चल रहे हैं गुज़िश्ता 2 बरस से, जिस किस्म का सियासी हैजान पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में है, इस अगर ये सियासी हैजान ना होता और आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल आइसोलेशन में डेवलप कर जाती, फिर आप इसको एक डिफरेंट लेंस से देखते। अब हम एक डिफरेंट बहस कर रहे होते इस हवाले से। लेकिन पाकिस्तान की बिखरी हुई सूरत हाल में, इंतशार की सूरत हाल के दरमियान में, ये फ़ैसला कि आज़ाद कश्मीर के अंदर फ़ौरी तौर पे रेंजर्स को बुला लिया जाए और आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर, जिसकी करप्शन और इनकॉम्पिटेंस की, जो चौधरी अनवारुल हक है, अनवारुल हक चौधरी है, उसकी बहुत बात हो रही है। लेकिन हकीकत ये है कि अनवारुल हक चौधरी और उसके मिनिस्टर बांगे दोहल दुहाई दे रहे हैं कि हमने रेंजर्स को तलब नहीं किया, हमने रेंजर्स को नहीं बुलाया। तो रेंजर्स को फिर किसने बुलाया? क्योंकि रेंजर्स को आज़ाद कश्मीर की इस पॉलिटिकल मसले के अंदर बुलाना जो है, इसमें से क्लियरली आपको साजिश की बू आ रही है। और जबकि ये मामला ठीक हो रहा था, उस मौके पे रेंजर्स और अवाम के दरमियान में ये जो गोली चलाई है रेंजर्स ने, जिसके नतीजे में लोग प्राइवेटली कह रहे हैं कि इस वक़्त कम से कम 10 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं और ये जो सरकारी फ़िगर है, ये 3 का ठीक नहीं है और दर्जन से ज़्यादा, ये दर्जनों लोग जो हैं ज़ख्मी हैं। ये एक बहुत ही
अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल जो है वो डेवलप कर चुकी है। मैंने शायद इसका ज़िक्र किया है कि लोग ये समझते हैं, जो सवाल इस वक़्त लोगों के ज़हन में है कि 2 किस्म की थ्योरीज़ हैं। एक थ्योरी ये है कि यहाँ पर हिंदुस्तान एक साज़िश कर रहा है, हिंदुस्तान चाहता है कि यहाँ के हालात ख़राब हो जाएँ, ये मशरक़ी पाकिस्तान बन जाए। हकीकत ये है कि आज़ाद कश्मीर और मशरक़ी पाकिस्तान के दरमियान किसी भी किस्म की कोई मुमासलत नहीं पाई जाती। और ये जो एक फ़ौजी ज़हन से जब सूरत हाल को देखते हैं, तो लोगों के ज़हन में टर्म आती है कि ये ज्योग्राफिकली कंटिग्यूस है। ये एक बेकार एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म है। आज़ाद कश्मीर कल्चरली, लिंग्विस्टिकली और रिलीजियसली भी, रिलीजियस को चलें कम इंपॉर्टेंस आप कह सकते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान भी रिलीजियसली कंटिग्यूस था, लेकिन आज़ाद कश्मीर के ये तमाम इलाके कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली कंटिग्यूस हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के साथ, और यहाँ की बड़े डीप इसके बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। कोई इसकी मुमासलत जो है वो ईस्ट पाकिस्तान के साथ एग्जिस्ट नहीं करती, और अभी तक आपको हिंदुस्तान का कोई हाथ भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। लोगों को शक ये है कि, और ये बड़ी अजीब किस्म की थ्योरी है कि लोग ये कह रहे हैं, जो मैंने उनसे बात की, कि जनरल बाजवा की कुछ ऐसी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स थी कि जिस तरह से हिंदुस्तान ने ट्राइफरकेशन करके कश्मीर को हिंदुस्तान प्रॉपर के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, जम्मू एंड कश्मीर की रियासत को, जो महाराजा की बुनियादी रियासत थी, पुरानी रियासत थी। इसी तरह एक दूसरा पैरेलल प्लान ये था कि आज़ाद कश्मीर के भी हिस्से बखरे किए जाएँ, और आज़ाद कश्मीर के हिस्से बखरे करके उसे पाकिस्तान में, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में उसे मर्ज कर दिया जाए। ये बात नाकाबिल यकीन है, ये मैं इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी समझता हूँ, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटे में जो वाक़यात हुए हैं, इससे किसी हद तक इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को तक़वीत मिलती है, और इसीलिए मैं इसका ज़िक्र कर रहा हूँ। इस थ्योरी को मैं सुन रहा था मसलसल, जो मैंने पिछला वीलॉग भी किया, लेकिन मैंने इसे सिर्फ़ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह के इशारतन इसकी तरफ मैंने इशारा तो कर दिया था, लेकिन मैंने इसका ज़िक्र करना मुनासिब नहीं समझा था। अभी मैं इसके लिए इसका ज़िक्र कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें बात ये आ जाती है कि ये जो रेंजर्स ने फायरिंग की है, इसको देखें कि अक्टूबर 2021 में आपको याद होगा, मेरा ख़्याल है कि पंजाब के अंदर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के जो मुज़ाहिरीन थे, या जो प्रोटेस्टर्स थे, जो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना चाहते थे, जिनको बेसिकली तौर पे उकसा के लाया गया था, जब उनके साथ मुकाबला करना पड़ा तो रेंजर्स वहाँ से दौड़ गई। वो आपको शायद याद होगा, आप में से बाज़ लोगों को, कि पुलिस के एक अफ़सर ने बड़े गुस्से के अंदर एक प्रोटेस्ट का नोट जो है, उस वक़्त के आईजीपी पंजाब को लिखा था कि कैसे रेंजर्स ने टीएलपी से लड़ते हुए पुलिस को बिट्रे कर दिया, और पुलिस ने पीछे मुड़ के जब देखा तो देखा कि रेंजर्स वाले वहाँ से दौड़ गए। वो दौड़ गए या उनको दौड़ाया गया, सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ रेंजर्स ने कोई बहादुरी नहीं दिखाई, यहाँ रेंजर्स ने इतनी ज़्यादा बहादुरी क्यों दिखाई है? और जैसा कि मैंने कहा कि एक्ट जो उन्होंने किया, वो प्रोफेशनल इनकॉम्पिटेंस का एक्ट भी था, और बुज़दिली का भी एक्ट था, और इसमें साजिश की भी बू जो है वो आपको यहाँ पे क्लियरली नज़र आती है। एक ज़माने में मुझे याद है कि एक बड़े सीनियर जनरल साहब हैं, रिटायर्ड, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो उनसे कराची में जब एक दफ़ा रेंजर्स के एक सिपाही ने एक नौजवान को गोली मार दी, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको नौकरी से निकाल दिया, जेल में डाल दिया। तो जनरल साहब ने बड़ा अफ़सोस करते हुए मुझे कहा कि अदालतें जो हैं वो, जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनकी उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको शायद फ़ील ही नहीं करती, और ये कि रेंजर्स के जवान को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी, बिकॉज़ इससे तो पूरे कराची का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो जाएगा, और अगली दफ़ा रेंजर्स वहाँ पे काम नहीं कर सकेगी। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी फ्लॉड किस्म की मेंटालिटी, ज़हनियत बन चुकी हुई है पाकिस्तान के, यानी फ़ौजी इदारों के अंदर और अफ़सरान के अंदर, जिसकी वजह से वो इंसानी जान की कोई कदर व कीमत जो है सिविलियन की, वो उनके लिए है ही नहीं, उनके सामने है ही नहीं। और चूँकि वो, यानी अपने आप को उन्होंने कन्विंस कर लिया है कि अगर हमारी गाड़ी का रास्ता रोका जाएगा, हम पे हमारे खिलाफ नारे मारे जाएँगे, हम पे पथराव किया जाएगा, तो हमें ये हक हासिल है कि हम लोगों के ऊपर गोली चला दें। अगर आपको ये हक हासिल है, तो पुलिस को क्यों नहीं हक हासिल? या मुझे को बता दें इसका, मुझे इसका डिफ़रेंस बता दें कि आपकी, अगर आपको पत्थर पड़ते हैं या आपकी गाड़ी टूट जाती है, और जो इसमें जो अखबार में लिखा हुआ है, जो बताया जा रहा है कि गाड़ियाँ जलाई गईं, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि गाड़ियाँ उस वक़्त क्राउड ने जलाई हैं जब रेंजर्स ने पहले फायरिंग की है, क्योंकि उसके बाद भी वहाँ पे कोई फायरिंग होने के बाद भी मामला ठीक नहीं हो सके, गाड़ियाँ उसके बाद जली हैं। गाड़ियाँ जलने के बाद रेंजर्स ने फायरिंग नहीं की। तो ये जो पूरी कहानी है कि रेंजर्स ने फायरिंग की है, इसके बारे में, और जिस तरह से उसको एक डैमेज कंट्रोल करके स्टोरी लिखी गई है, वो खासी फिजली किस्म की स्टोरी है। यह मामला खासा हमें सीरियस किस्म का लगता है। इसके पहले कि मैं थोड़े से वाक़यात आपको बता दूँ, कि जब शहबाज़ हुकूमत की जितनी तारीफ़ की जाए, शहबाज़ शरीफ साहब की हुकूमत की स्टेज के ऊपर कम है। उनकी और आसिफ़ अली ज़रदारी की बहुत ही प्रॉम्प्टली, उन्होंने बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आज़ाद कश्मीर को 23 अरब रुपए का जो उन्होंने पैकेज दिया, जितनी ज़रूरत थी 1 बरस के लिए, ताकि बिजली के नर्ख़ जो डिस्काउंट रेट पे दिए गए, ₹3, ₹5, ₹6, और उसी तरह से जो आटे की कीमत लगाई गई ₹50 पर केजी के एतबार से, उसको कॉम्पेंसेट और सब्सिडाइज़ करने के लिए उन्होंने जब ये पैकेज दिया, उसमें शहबाज़ शरीफ साहब की हुकूमत की जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। लेकिन उसके बाद भी अ, जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी थी, उनको शकूक ये थे कि जो प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक चौधरी साहब हैं, उन्होंने इतने झूठ उससे पहले बोले, और इतनी दफ़ा वहाँ पे बदगुमानी थी कि उनको शक था कि शायद जो कुछ भी कहा जा रहा है सही नहीं है। वो इसको मज़ीद वेट करना चाहते थे। दूसरा मसला ये था कि लोगों के ज़हन में ये भी था
کہ یہاں پر جو سبسڈی دی جا رہی ہے آٹے کی، شاید اس کے اوپر IMF اعتراض کر دے اور یہ بات جو ہے اس کو عملی جامہ جو ہے وہ نہ پہنایا جا سکے۔ ساتھ ہی ان کی ڈیمانڈ یہ بھی تھی کہ جو انوار الحق جو ہیں چودھری ہیں، ان کی حکومت کے سائز میں کمی ہونی چاہیے، بیکاز حالات یہاں پر یہ ہیں کہ 53 لوگوں کی جو اسمبلی ہے آزاد کشمیر کی، اس میں سے 37 کے قریب منسٹرز ہیں، اور ان کا خرچہ جو ہے آزاد کشمیر کی بیوروکریسی کا وہ 1 سے 2 ارب روپے کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ 1,26,000 بتایا جاتا ہے سرکاری ملازمین ہیں۔ اس میں جتنے ٹاپ کے سینئر یا سیکنڈری ٹیئر کے جج صاحبان ہیں، سول سرونٹ ہیں، منسٹرز ہیں، وہ سب کے بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس 2 SUVs ہیں، فارچونرز ہیں، کھلا ان کا پیٹرول استعمال ہو رہا ہے، کھلا ان کا بجلی کا خرچہ ہے، کھلے ان کے موبائل فون کا خرچہ ہے، اور یوں 1 سے 2 ارب روپے ایک غریب ریاست کا جو بیوروکریسی کا خرچہ ہے۔ اچھا، اب اس میں اس کے باوجود کہ ابھی اس پہ کچھ لوگوں کو شک تھا کہ یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ بڑا ایکسپیکٹڈ تھا کہ مظاہرین یہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ اب چونکہ وہ لاشیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے رینجرز کے افسروں کی، اس لیے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس موقع پہ یہاں پہ کیا ہوگا۔ اب یہاں پہ بہت زیادہ ایک سیاسی تدبر کی، ٹھنڈے مزاج کی ضرورت ہے کہ اس کو بہت ہی ٹھنڈے طریقے سے، جو بکھری ہوئی انتشار کی صورتحال ہے، اس کو اس اسٹیج کے اوپر جو ہے وہ سیٹل اس کو کیا جائے۔ اچھا، اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑی عجیب سی مجھے یاد آ رہی ہے، میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے یہ پوائنٹ۔ ریاض کھوکھر صاحب مرحوم جو پاکستان کے ہائی کمشنر رہے، امریکہ میں، ہندوستان کے اندر، چین میں، روس کے اندر، بہت ہی پڑھے لکھے، اور بعد میں پاکستان کے فارن سیکٹری بھی رہے۔ اب سے چند برس قبل انہوں نے مجھے یہ کہا، مجھے 2019 کی میرا خیال بات ہوگی، ایک امریکن ایمبیسی کے لیے ڈنر کسی نے آرگنائز کیا ہوا تھا چارج افیئر کے لیے، وہاں پہ ان سے جب میری ملاقات ہوئی، مجھے سائٹ پہ لے گئے اور مجھے انہوں نے یہ کہا کہ ان کو ڈسکشن ہونے لگ گئی ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے۔ تو مجھے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میرے ذہن میں بہت زیادہ خوف اور خدشات ہیں کہ 2025 کا جو سال ہے وہ آزاد کشمیر کے لیے بہت زیادہ کٹھن ہوگا، بیکاز RSS کی جو 100 فاؤنڈنگ وہ سینٹنری یا سینچری ان کی مکمل ہو جائے گی، اور وہ اس موقع پہ کوئی بڑی چیز کرنا چاہیں گے ہندوستان میں اپنی پالیٹکس کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے۔ اب یہ جو چیز ہے، یہ پتہ نہیں میرے ذہن میں کیوں بار بار آتی ہے۔ بہرحال ابھی تو جو کچھ ہے اس میں ہمیں ہندوستان کا ہاتھ جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ نظر نہیں آ رہا۔ جو کانسپریسی تھیری ہے وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ کی جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں اس کو پورا کرنے کی یہاں پر کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ویسے بڑی عجیب و غریب قسم کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ٹرائیفرکیشن انڈیا نے کی ہے، یہاں پر بھی ایک ٹرائیفرکیشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں اس کو ایک کانسپریسی تھیری سمجھتا ہوں، لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ 2 چیزیں انہوں نے یہاں پہ دیکھیں۔ جو 2 چیزیں انہوں نے دیکھیں وہ کیا ہیں کہ 2023 میں نادرا کے دفاتر نے آزاد کشمیر کے اندر جو نئے شناختی کارڈ ایشو کیے، اس میں میرپور قوما جہلم لکھا ہوا تھا۔ راولا کوٹ میں ایشو کیے، راولا کوٹ قوما پنڈی لکھا ہوا تھا، راول پنڈی۔ جو مظفر آباد میں ایشو کیے، وہ مظفر آباد قوما ایبٹ آباد لکھا ہوا تھا۔ حالانکہ یہ آزاد کشمیر کی اپنی جورسڈکشن میں اس سے پہلے جو کارڈ ہوتے تھے اس میں آزاد کشمیر کی ڈویژن آگے لکھا ہوتا ہے، یعنی میرپور کا اگر ڈویژن میرپور ہے تو میرپور قوما میرپور ہوتا تھا، ڈسٹرکٹ میرپور، یعنی تحصیل میرپور اور ڈویژن میرپور۔ جب اس پہ کھپ پڑی تو نادرا نے کہا کہ یہ گلچ ہو گئی ہے، یہ ان کے سافٹ ویئر کا مسئلہ ہے، یہ کلیریکل مسٹیک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو دوسری جو چیز لوگ اس میں سائٹ کرتے ہیں، جو آئی ڈو ناٹ نو کہ صحیح ہے کہ نہیں، کیونکہ ابھی میری کسی بینکر سے بات نہیں ہوئی، مجھے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 1 برس میں آزاد کشمیر کے جو بینکنگ سرکلز ہیں، جن کے زون یا سرکلز آزاد کشمیر کے ہوتے تھے، میرپور یا مظفر آباد کے، وہ مظفر آباد کے اندر جو زون اور سرکل ہے وہ اکاؤنٹنگ کر رہا ہے، وہ اپنے رسپونڈ کر رہا ہے لائن آف ہائرارکی میں ایبٹ آباد کو، یعنی ایبٹ آباد کے زون میں یا سرکل میں چلا گیا ہے، اور میرپور کا جو ہے وہ جہلم میں چلا گیا ہے، راولا کوٹ کا پنڈی میں چلا گیا۔ آئی ڈو ناٹ نو اف اٹ از ٹرو اور ناٹ۔ جو لوگ آزاد کشمیر کے بینکنگ سرکلس ہیں وہ اس کے اوپر کامنٹ کریں کہ یہ واقعی کوئی ایسی چیز ہے کہ نہیں ہے، بیکاز یہ 2 جو چیزیں ہیں یہ اس کانسپریسی تھیوری کو ڈیرائیو کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پوری صورتحال ہے اس کو ایک سیکیورٹی لینس سے دیکھنے کے بجائے اس کو ایک پولیٹیکل لینس سے، ایک ہیومن لینس سے، اس کو ایک کلچرل اور اس کو ایک کلچرل لینس سے دیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس کا حل جو ہے وہ نکالا جا سکے۔ اور اس کی جو وے فارورڈ ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹو میئرز بھی ہیں اور اس کے اندر پولیٹیکل میئرز بھی ہیں ٹرسٹ کو ریسٹور کرنے کے لیے۔ رینجرز کی ڈپلائمنٹ کس نے کی، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کا استعفیٰ ہونا چاہیے، اس کو سیک کرنا چاہیے، انکمپٹنس کے اوپر، اور کچھ نہیں، اگر سازش نہیں تو انکمپٹنس کے اوپر۔ رینجر کے جس آفیسر نے گولی چلانے کا فیصلہ دیا، فائرنگ کا فیصلہ کیا، اس کو سسپینڈ ہونا چاہیے، اس کا مقدمہ چلنا چاہیے، اس کا مقدمہ
اپروپریٹلی طور پہ آزاد کشمیر کی کسی سول عدالت کے اندر چلنا چاہیے. یہ ہمارے ہاں فوجی جو ادارے ہیں اس میں ایک عجیب سی ریت ہے کہ خود ہی آپس میں ایک کاسمیٹک قسم کی آپٹیکل قسم کی اکاؤنٹیبلٹی کر لیتے ہیں جب کرتے بھی ہیں. اول تو کرتے بھی کبھی نہیں ہیں کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی رواج ہی نہیں ہے. ویسے کہنے میں ہمیں یہ یقین دلایا گیا تھا کہ جو فوجی ادارے ہوتے ہیں اس میں بہت اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ہی ہے کہ فوجی اداروں میں سب سے کم اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. نہ یہاں لوگ سسپینڈ ہوتے ہیں، نہ ان کی پروموشنز رکتی ہیں، نہ ان کو نوکری سے نکالا جاتا ہے، نہ ان کو سزائیں ملتی ہیں، نہ ان کو سول عدالتوں کے حوالے کیا جاتا ہے. کبھی ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. ہم نے بہاول نگر میں جو واقعہ دیکھا جہاں فوج کے جوان اور افسروں کو ایک سازش کے تحت پولیس کے دفتروں میں گھسایا گیا، وہاں انہوں نے حوالات سے نکل کے پولیس والوں کی پٹائی اور ٹھکائی کی. اگر اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اوپر سے ان کو آشیرواد حاصل تھی اس انڈسپلن کی. اور ایک ایسا ادارہ جو اپیرنٹلی ڈسپلنڈ ہے، جب وہ اس قسم کی حرکتیں کرے تو پھر آپ کو یہی لگتا ہے کہ وہ ڈسپلنڈ ادارہ نہیں ہے. اور یہ ڈسپلنڈ ادارہ ہونے والی کہانی ساری ہوا کی جو ہے وہ ساری کی ساری کہانی تھی. تین یہاں پہ ہمیں کم از کم بڑے بلنڈرز نظر آتے ہیں اس پوری صورتحال میں. پہلا بلنڈر وہ ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ 9 اور 10 تاریخ کی درمیانی رات کو آپ نے 100 سے زیادہ لوگوں کو، سرکاری طور پہ کہا جا رہا ہے 70، لیکن انفارمیشن یہ ہے کہ 100 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا بغیر کسی وجہ کے، صرف ان کی تحریک کو روکنے کے لیے. یہ بیسکلی فلیش پوائنٹ تھا اس پوری چیز کو، فساد کو آگے بڑھانے کے لیے. یہ بھی ایک سازش ہی لگتی ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کی کوئی ایڈمنسٹریٹو سینس تھی. ایسا لگتا ہے کہ معاملے کو خراب کرنے کے لیے ایسا کیا گیا. پھر اسے کہتے ہیں رینجرز کو بلانا. کس نے بلایا؟ یہ بھی سازش لگتی ہے. میرپور کے اندر جو گولی چلی اسلام میرپور کے قریب اسلام گڑھ میں، اس کو اخباروں میں پاکستان کے جتنے ذرائع ابلاغ ہیں بلکہ دنیا بھر میں اس کو ایسے رپورٹ کیا جا رہا ہے جیسے کہ وہ مظاہرین میں سے کسی نے گولی چلائی جو ایک پولیس کے سب انسپیکٹر کی چھاتی میں لگی جس سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. اصل واقعہ یہ ہے جو مجھے لوگوں نے بتایا کہ وہاں پہ گولیاں چلیں، فائرنگ ہوئی وہاں پہ، اور وہ کسی ریاستی ادارے نے کی. وہ پولیس کو خالی نہیں لگیں، وہ مظاہرین کو بھی گولیاں لگیں، اس میں اور لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں. اور وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی پیراملٹری نہیں، وہ گولیاں وہاں پہ چلائیں. وہ کس نے چلائیں، کیوں چلائیں، کیا مقصد تھا وہاں پہ، اس کی بھی تحقیق ہونے کی ضرورت ہے. اور رینجرز کی فائرنگ آف کورس کی تحقیق ہونے کی ضرورت ہے کہ کس نے یہ کیا کیا. یہ جو پولیٹیکل میس اب ابھی ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں، یہ پولیٹیکل میس جو ہے یہ بڑی دیر سے چل رہا ہے. اس پولیٹیکل میس کا حل نکالنے کی ضرورت ہے. یہ پولیٹیکل میس میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ اپریل 2022 میں اس وقت چلا جب عمران خان کی پارٹی اس نے اپنی حکومت ان کی ختم ہو رہی تھی. تو اس وقت انتہائی ناعاقبت اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو، جو اس وقت منسٹر تھے کشمیر افیئرس کے، ان کو یہ اجازت دی کہ اپنی ہی تحریک انصاف کی جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی عبد القیوم نیازی صاحب کی، اس کو ختم کیا. یعنی تحریک انصاف نے اپنا ہی ایک فارورڈ بلاک بنایا، اور وہ فارورڈ بلاک بنا کے پی ٹی آئی فارورڈ بلاک بنا کے نیازی کی حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا گیا. اس سے ریزگنیشن جو ہے وہ لیا گیا جو اس نے آ کے عمران خان کو دیا. یہ انتہائی ایک ان وائز، غیر دانشمندانہ حرکت کی عمران خان نے. اور اس میں الزام اس وقت یہ تھا آزاد کشمیر کے حلقوں میں کہ علی امین گنڈاپور جو اب چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کے کوئی فائنینشیل لین دین کے معاملات تھے اس شخص سے جس کا نام ہے الیاس، تنویر الیاس، جن کو اس وقت جو ایک ریجنل ہیڈ تھے پی ٹی آئی کے، ان کو پی ٹی آئی کا پرائم منسٹر آزاد کشمیر کا بنایا گیا اپریل 2022 کے اندر. اور پھر وہ اپریل 2023 تک یہاں کے پرائم منسٹر رہے، جب ان کو ایجنسیوں نے ایک سازش کر کے سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر کے ذریعے کہہ کے کہ کنٹمپٹ کیا، ان کو وہاں سے نکالا. اور اس کے بعد انوار چودھری صاحب کی حکومت یہاں پہ آ گئی، اور یوں یہاں پر ایجنسیوں کی حکومت شروع ہو گئی اکارڈنگ ٹو دی سورسز. اب یہ سورسز یہ کہتے ہیں کہ یہ انوار صاحب کی بڑی انکمپیٹنٹ گورنمنٹ ہے، لیکن ان کو اس لیے بنایا گیا کہ وہ ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب جو ہیں اکرام الحق چودھری صاحب، ان کے وہ بھائی ہیں. اور اکرام الحق چودھری صاحب موجودہ جو ملٹری ہنتا ہے اس کے اندر بڑے پلگڈ ہیں. کہنے میں یہ ایک آل پارٹی گورنمنٹ ہے جس کے 37 انہوں نے منسٹر بنائے ہوئے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ایجنسیوں کی گورنمنٹ. اس وقت ضرورت یہ ہے کہ یہاں پر ایک جینون یونٹی گورنمنٹ بنائی جائے، اس ڈرامے کو ختم کیا جائے، اور ایک ایسی یونٹی گورنمنٹ بنائی جائے جس میں پی ٹی آئی، پی پی پی، پی ایم ایل این کی ایک بیلنس آپ پروپورشن لے کر آئیں، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد یہاں پر ایک الیکشن کروائیں. اور اس کے علاوہ یہ جو کانسپریسی تھیری ہے، جسے میں ماننے سے انکار کرتا ہوں کہ اتنی سنگ دلانہ کوئی تھیری یہاں پہ ہو سکتی ہے کہ آپ یہاں پہ ٹرائیفرکیشن کرنا چاہتے ہیں آزاد کشمیر کے، میرا ذہن نہیں مانتا کہ اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ ٹوٹل مس مینجمنٹ یہاں پہ ہو رہی ہے. لیکن میں نے ساری سازش کی تھیریز آپ کے سامنے رکھ دی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہاں پہ ایک سازش ہو رہی ہے. یہ بہت ضرورت ہے کہ پاکستان کی طرف سے اور پاکستان کی عوامی کو چاہیے کہ ایسے اقدامات اٹھائیں کہ لوگوں کے ذہن میں جو شکوک پیدا ہو چکے ہیں اسے دور کریں، اس کی انویسٹیگیشن کروائیں، یہاں پر جسٹس کریں، رینجرز کے افسروں کو سزا دلائیں،
کس نے رینجرز یہاں پہ بلائی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو اور معاملات کو ٹھیک کرنے کی یہاں پر کوشش کی جائے، ورنہ مجھے لگتا ہے کہ صورتحال جو ہے بہت زیادہ خراب ہو جائے گی اور پھر جو جنون دشمن ہے یہاں پہ وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔